नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। मैं धर्मेंद्र आपके लिए लेके आ रहा हूँ यूपी पीसीएस 2023 प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम से रिलेटेड यूपी के करंट अफेयर। तो इसी करंट अफेयर की सीरीज़ में हम लोग अभी दृष्टि आईएएस संस्थान की यूपी पत्रिका की मैगज़ीन के हर माह का करंट अफेयर डिस्कस कर रहे थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे दिसंबर माह का करंट अफेयर। ज़रा देखते हैं दिसंबर माह का। पहला मित्रों है उत्तर प्रदेश पुरातत्व निदेशालय की एडॉप्ट ए हेरिटेज योजना के दूसरे चरण में 10 धरोहरों का चयन किया गया। एडॉप्ट ए हेरिटेज योजना, जैसे हमारी सेंटर गवर्नमेंट ने यानी केंद्र सरकार ने एडॉप्ट ए हेरिटेज योजना शुरू की थी, उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एडॉप्ट ए हेरिटेज योजना शुरू की थी। तो उसके सेकेंड चरण में क्या हुआ है, उसके सेकेंड चरण में 10 धरोहरों को चयनित किया गया है। क्या किया गया है मित्रों? 10 धरोहरों को चयनित किया गया है। अब देखते हैं ये चर्चा में क्या है, क्या इसका मैटर है, समझते हैं। 30 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश पुरातत्व निदेशालय के निदेशक रेणु द्विवेदी ने एडॉप्ट ए हेरिटेज योजना के दूसरे चरण में 10 धरोहरों का चयन किया है। क्या क्या प्रमुख बिंदु हैं? रेणु द्विवेदी ने बताया, एडॉप्ट ए हेरिटेज योजना से दूसरे चरण में लखनऊ के आलमबाग भवन समेत पोतरा कुंड, मथुरा, कल्पा देवी एवं आस्तिक बाबा मंदिर सीतापुर, देवगढ़ की बुद्ध गुफाएं ललितपुर, राज मंदिर गुप्तार घाट अयोध्या, लक्ष्मी मंदिर झांसी, टहरौली किला झांसी, बाला बेहट किला ललितपुर, दिगारीगढ़ झांसी, शिव मंदिर टिकेतपुर बिठूर को शामिल किया गया है। ठीक है, और इसमें बताया जा रहा है कि स्मारक मित्र के साथ 5 साल का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU साइन किया जाएगा। कितने साल का मित्रों? 5 वर्ष का। ठीक है, इसके अलावा अस्थायी निर्माण कर सकेंगे व अन्य माध्यमों से स्मारक मित्र आमदनी भी कर सकेंगे। राज्य सहायक पुरातत्व अधिकारी डॉक्टर राजीव त्रिवेदी ने बताया कि स्मारक मित्र द्वारा स्मारकों पर कराए जाने वाले काम तय किए गए हैं। स्थल पर संकेतक, पेयजल, बिजली, सीवरेज, जन सुविधाएं, वाईफाई, बेंच, कूड़ादान, प्रकाश, पहुंच मार्ग, पथवे, कैफेटेरिया, दिव्यांगों के लिए रैंप व व्हीलचेयर की व्यवस्था आदि काम कराने होंगे। ठीक है, गोद किए गए धरोहर पर स्मारक मित्रों द्वारा कराए जाने वाले कामों निगरानी के लिए स्मारक समिति भी गठित की गई है, जो समय समय पर निरीक्षण करेगी। स्मारक मित्र गोद लिए गए धरोहरों पर अनुरक्षण एवं परिरक्षण नहीं कर सकेंगे। यह काम पुरातात्विक मानकों के अनुरूप विभाग द्वारा ही कराया जाएगा। ठीक है, ये क्या हुआ है? 10 स्मारक मित्र हेरिटेज योजना क्या है? 10 एडॉप्ट ए हेरिटेज योजना की गई है, जिसमें जो मित्र होगा यानी जो कंपनी होगी या कोई और व्यक्ति विशेष भी उस हेरिटेज को हायर कर सकता है। उसमें टेम्परेरी तौर पर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को बनवा सकता है, जैसे कैफेटेरिया, रोपवे, छोटी मोटी दुकान या उनके बैठने के लिए पिकनिक स्पॉट वगैरह। और ये जो जितना भी मॉडिफिकेशन किया जाएगा वो निदेशालय की अनुमति से निदेशालय के द्वारा ही कराया जाएगा। इससे होने वाली आमदनी उस मित्र को ही मिलेगी, यानी हेरिटेज मित्र को ही प्राप्त होगी, उस कंपनी को ही प्राप्त होगी। तो इससे एक तो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और उसके साथ ही इससे उस हेरिटेज स्थल को यानी उस हिस्टोरिकल प्लेस को भी महत्व और उसकी विशेषता के बारे में लोगों को जानकारी मिलेगी। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं। अगली हमारी पॉइंट क्या है? गीडा को मिला GIS 2023 में 40,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य। अब गीडा क्या है? तो गीडा मित्रों है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। क्या है गीडा? गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के CEO पवन अग्रवाल ने बताया, प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 40,000 करोड़ के निवेश को पाने का लक्ष्य रखा गया है।
ठीक है। 30 नवंबर को गीडा की स्थापना दिवस के समारोह पर योगी आदित्यनाथ ने रोजगार सृजन करने वाले करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देकर उद्यमियों को विकास की डोर और मजबूत किया है। गीडा दिवस समारोह में मुख्यमंत्री 504 करोड़ रुपए के निवेश परियोजना की गति देने से 1200 करोड़ रुपए के भावी निवेश की परियोजनाओं में 2.42 लाख वर्ग मीटर की अधिक भूमि के आवंटन भी वितरित किए जाएंगे। ओके मित्रों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है जरा उसे देखते हैं। इससे प्रतिष्ठित कंपनी पेप्सिको की फ्रेंचाइजी मेसर्स वरुण बेवरेजेस की तरफ से 1071 करोड़ रुपए तथा सेंट्रल वेयर हाउसिंग की तरफ से 40 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। ठीक है, ये है क्या? गीडा बहुउद्देशीय प्लास्टिक पार्क, रेडीमेड गारमेंट की फेलेटेड फैक्ट्री का शिलान्यास के करीब 172 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना का मार्ग खोला गया है। करीब 70 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे प्लास्टिक पार्क में 92 तथा करीब 34 करोड़ रुपए की लागत वाली फ्लेटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स में 80 इकाइयाँ लग सकेंगी। कितनी मित्रों? 80 इकाइयाँ लग सकेंगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, इसके जरिए बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन होगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से स्पष्ट किया है। ठीक है, और अगला पॉइंट हमारा है रेड टैप को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले इरशाद मिर्जा का निधन हो गया है। ठीक है, रेड टैप है क्या, जरा इसे देखते हैं। 4 दिसंबर 2022 को रेड टैप को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले चर्म निर्यातक और मिर्जा इंटरनेशनल के चेयरमैन पद्मश्री इरशाद मिर्जा को बीमारी के बाद उनका 87 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है। जरा इसको समझते हैं। इरशाद मिर्जा की कंपनी की शुरुआत 1979 में की थी, जो लेदर बनाने में ट्रेनिंग और फिनिशिंग के काम करती है। कंपनी में बनने वाला लेदर विदेश में भी एक्सपोर्ट होता था। उनका नाम फोर्ब्स मैगजीन में प्रभावशाली उद्योगपतियों की सूची में आ चुका है। ठीक है, इरशाद मिर्जा अपने कैरियर की शुरुआत 1973 में चमड़े के सामान काठी उत्पाद के निर्यातक के तौर पर किया। 32 वर्षों की अवधि के निर्यात के बाद उसे खड़ा किया। 1975 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समकालीन कोठी सैडलरी की विकसित कर ऑस्ट्रेलिया ले गई और जहां उसे खूब पसंद किया गया। ठीक है, इरशाद मिर्जा राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, इरशाद मिर्जा एक शैक्षणिक संस्थान, एक साहित्य प्रचार अकादमी और कई अन्य संस्थाओं की स्थापना की है। वह रोटरी क्लब कानपुर चैप्टर के अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है मित्रों, इसके अलावा उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के श्रमिकों ग्रामीण को उच्च श्रेणी के चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कराने के लिए अपने कारखाने के पास 100 बिस्तरों का अस्पताल भी बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा उत्तर प्रदेश सरकार ने पेश किया 33,700 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस साल 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे, तो चुनावी वर्ष के दौरान जो बेस बजट पेश किया जाता है फरवरी में, या जो बजट सरकार पेश करती है, वो पूर्ण बजट नहीं होता है। ठीक है, तो बजट कुछ समय के लिए होता है और सरकार पुनर्गठित होने के बाद सरकार नया बजट पेश करती है। ठीक है, तो ये आपका एक नया बजट अनुपूरक बजट के तौर पे किया गया। 5 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शहरीकरण, औद्योगिकरण, धार्मिक विरासत स्थलों को विकसित करने के उद्देश्य से 22-23 के लिए 33,769 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। ठीक है, और किसने किया है? सुरेश खन्ना ने अनुपूरक बजट पेश किया था। ठीक है, अगर कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं देखना है तो जरा देख लेते हैं। फरवरी में ग्लोबल समिट इन्वेस्टर आयोजन के लिए 56 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। पूरक बजट में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए कॉर्पस के साथ सरकार ने कहा लक्ष्य 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था रखना है। ठीक है, राज्य सरकार ने बजट में नए शहरों के बुनियादी ढांचे समग्र विकास के लिए 4,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रावधान किया गया है। पर्यटन, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, सौर ऊर्जा, स्टार्टअप और औद्योगिक पार्कों की स्थापना जैसे क्षेत्रों के लिए घोषित नई नीतियों के तहत प्रोत्साहन के लिए भी धन आवंटित किया गया है। ठीक है मित्रों,
आगे देखते हैं। औद्योगिक पार्क को स्थापित करने में निवेश करने वाले निवेशकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 300 करोड़ रुपए का कोष आवंटित किया गया है, जबकि 100 करोड़ रुपए का स्टार्टअप की स्थापना से जुड़े प्रोत्साहन के लिए रखा गया है। ठीक है। पूरक बजट में स्मार्ट सिटी मिशन के लिए 899 करोड़ तथा सौर नीति के तहत सौर शहर स्थापित के लिए सरकार ने अनुरूप अयोध्या सौर शहर के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए, जो जरा ये ध्यान रखना है, स्मार्ट सिटी मिशन के लिए 899, नई सौर नीति के तहत 5 करोड़ अयोध्या सौर। ठीक है। अनुपूरक बजट को सरकार ने नई घोषित इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति के तहत सब्सिडी के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जबकि 1000 नई बसों की खरीद के लिए 200 करोड़ रुपए, राज्य इको टूरिज्म विकसित करने के लिए 20 करोड़ रुपए, कुकरेल राइड सफारी के विकसित करने के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ठीक है मित्रों। इसके अलावा उत्तर प्रदेश ने विभिन्न औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के ऋण के लिए 800 करोड़ रुपए और इसके अलावा बिजली क्षेत्रीय परियोजनाओं के लिए 59,900 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ठीक है। 4 शहरों में G20 ग्लोबल समिट होनी, G20 की समिट है बनारस, नोएडा, आगरा और लखनऊ में। ठीक है। G20 लीडरशिप समिट के कार्यक्रम की मेज़बानी की जानी है और इसके लिए क्या है, इसके लिए बजट में 804 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इन आयोजनों के लिए पूरक 25 करोड़ रुपए का प्रावधान, सूचना एवं संचार विकास सेवाओं के लिए क्या है 804 करोड़, इन बैठकों के लिए कितना है 25 करोड़ रुपए। ठीक है। उत्तर प्रदेश में सड़क निर्माण रैपिंग के लिए 2335 करोड़ रुपए और इसके अलावा गन्ना विकास के लिए 155 करोड़ रुपए। ठीक है। पूरक बजट में कृषि ऋण सब्सिडी 190 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। आध्यात्मिक पर्यटन के प्रयास जारी रखते हुए सरकार ने नेमसारण में वेद विज्ञान केंद्र और सड़कों की सुविधाओं के लिए धार्मिक आकर्षण केंद्र विकसित करने के लिए 5 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है। ठीक है। तो ये कुछ अनुपूरक बजट से योगदान की बातें की गई थीं जो अनुपूरक बजट में शामिल की गई हैं मित्रों। नेक्स्ट है हमारा गंगा बेसिन में लागू होगा गंगा मित्रों का मॉडल। क्या है जरा समझते हैं। 6 दिसंबर 2022 को महामाना मदन मोहन मालवीय गंगा शोध केंद्र के चेयरमैन प्रोफेसर BD त्रिपाठी ने बताया, प्रदेश में गंगा अविरलता की धार देने के लिए गंगा मित्र मॉडल पूरे गंगा बेसिन में लागू किया जाएगा। इसे प्रयागराज से बलिया तक 315 किलोमीटर लंबे गंगा क्षेत्र में गंगा मित्र योजना और गंगा के सरोकारों से जोड़ा जाएगा, यानी प्रयागराज से बलिया तक। देखते हैं जरा। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के अंतर्गत अविरल, निर्मल, अर्थ और आध्यात्मिक परिस्थितिक गंगा से जन जन को जोड़ने के कवायद के लिए 10 महीने में ही सकारात्मक नज़र आ रहा है। महामाना गंगा शोध के BHU मॉडल पर पूरी गंगा बेसिन को लागू करने का प्रस्ताव भेजा गया है। गंगा संरक्षण अभियान की शुरुआत हुई थी मार्च में 2022 में और 700 गंगा मित्र का अभियान जोड़े गए थे। 90 लाख की लागत से प्रयागराज से बलिया के बीच 21 किलोमीटर के अंतराल पर गंगा जागरूकता शोध स्थापित किए गए हैं। गंगा मित्रों ने 650 से अधिक गंगा ग्राम, 100 गंगा वार्ड का चयन कर 15,000 जल संरक्षण समिति एवं 15,000 जल संरक्षक सदस्य बनाए गए हैं। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट इसी में आगे देखते हैं क्या क्या है। 5 बिंदुओं पर फोकस है। कितने पर 5 बिंदुओं पर, जरा इसको देखते हैं क्या है 5 बिंदुओं पर। स्वच्छ गंगा अभियान को गंगा मित्र धार दे रहे हैं। गंगा स्वच्छता के लिए आम लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अविरल गंगा के लिए गंगा मित्र लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आध्यात्मिक गंगा 75 गंगा चौपालों से 4500 महिलाओं और 150 स्कूलों के 10,500 छात्रों में संस्कार डालकर नमामि गंगे से जोड़ा गया है। अर्थ गंगा 75 गंगा ग्रामों को किसानों को गंगा जल के नाम से कंजप्टिव उपभोग, वर्मी कंपोस्ट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सब्जियों और फलों की गंगा ब्रांडिंग और नवीन सिंचाई पद्धति की तकनीक की जानकारी देकर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। यानी कौन कौन सा है।
अविरल गंगा, स्वच्छ गंगा, आध्यात्मिक गंगा और अर्थ गंगा। ठीक है। पारिस्थितिकी विकास क्या है? 150 स्कूल, नदियों, तालाबों के किनारे, पार्कों एवं मंदिरों के आसपास पौधारोपण एवं जलीय जीव संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। गंगा के बारे में बता दूं मित्रों कि जैसे कि गंगा हमारी आध्यात्मिक नदी है और इसके साफ करने के लिए भारत सरकार ने नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है। तो इसी कार्यक्रम के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा के लिए BHU में गंगा मित्र एक प्रोजेक्ट 2022 में शुरू किया था मार्च में, जो काफ़ी सफल रिस्पांस दिया है उसने बनारस के आसपास गांवों के क्षेत्रों में। तो उसी को और प्रमोट करने के लिए प्रयागराज से बलिया तक उसे और आगे बढ़ाया जा रहा है। तो उसी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, उत्तर प्रदेश में बनेंगे एकीकृत न्यायालय परिसर। क्या बनेंगी? एकीकृत। क्या है एकीकृत न्यायालय परिसर? इसे समझते हैं। 6 दिसंबर 2022 में मीडिया में मिली जानकारी के अनुसार गुजरात के बड़ौदा में बनी एकीकृत न्यायालय परिसर की तर्ज पर राज्य में 10 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर एकीकृत न्यायालय परिसर का निर्माण किया जाएगा। विधानसभा के पास अनुपूरक बजट के माध्यम से इसे विशेष परियोजना के लिए 400 करोड़ रुपए दिए गए हैं। एकीकृत न्यायालय परिसर के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर राज्य में 10 जिलों चयन किया गया है। महोबा, हाथरस, चंदौली, शामली, अमेठी, हापुड़, औरैया, सोनभद्र, संभल और चित्रकूट। कितने? 10 जिले। कौन कौन से? महोबा, हाथरस, चंदौली, शामली, अमेठी, हापुड़, औरैया, सोनभद्र और संभल और चित्रकूट। मुख्यमंत्री ने बताया राज्यों में अपराधों की अलग अलग प्रकृति के अनुसार त्वरित न्याय और अलग अलग कानूनों से जुड़ी अदालतों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। बहुत सी जगह किराए पर भवनों में अदालतों के चलते न्यायिक अधिकारियों और फरियादियों दोनों को दिक्कत होती है। सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था में दिक्कतें आती हैं। इसको देखती है अदालतों को एकीकृत कोर्ट परिसर स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा आदेश में उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसे न्यायालय परिसरों के निर्माण का आदेश दिया गया है। ठीक है। राज्य के मुख्यमंत्री ने निर्देश पर लोक निर्माण एवं विधि न्याय विभाग एवं परियोजना में काम कर रहे एकीकृत भवन में कोर्ट, जजों के चैम्बर, मीटिंग हॉल, वीडियो कोर्ट, पार्किंग, कैंटीन सहित सुविधाओं के लिए जगह होगी। राज्य में 10 जिलों में बने जा रहे इस एकीकृत अदालत परिसर में जिला और अधीनस्थ न्यायालय, वाणिज्यिक न्यायालय और विविध ट्रिब्यूनल, फास्ट कोर्ट और अदालत आदि होंगे। न्यायालय भवन, अधिवक्ता चेंबर, सभागार के अलावा न्यायाधीश और न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अलावा आवासीय कॉलोनी, पार्किंग और फूड प्लाजा भी बनाया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने के टेंडर जारी किए गए। ठीक है। देखते हैं कौन से 7 जिले हैं। एक जिला एक मेडिकल। क्या है स्कीम? एक जिला एक मेडिकल कॉलेज के तहत 6 जिलों में PPP मॉडल पर मेडिकल खोले जाएंगे। ठीक है। तो ये जरा कौन कौन से इस पे सैद्धांतिक सहमति भी दे दी गई है, वो जिले हैं महोबा, मैनपुरी, बागपत, हमीरपुर, हाथरस और कासगंज। महोबा, मैनपुरी, बागपत, हमीरपुर, हाथरस और कासगंज में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए निवेशकों को चयनित किया जाएगा। विदित है कि केंद्र सरकार की वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम के तहत उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जाने की सैद्धांतिक सहमति प्राप्त हुई है। चिकित्सा शिक्षा के प्रमुख सचिव ने बताया, उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसमें PPP मॉडल पर मेडिकल कॉलेज और के लिए टेंडर जारी किए गए हैं। ठीक है। तो कहाँ कहाँ पर? महोबा, मैनपुरी, बागपत, हमीरपुर, हाथरस और कासगंज। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट है हमारा अगला पॉइंट, 6 जिलों में मेडिकल खोलने के लिए 1525 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसमें केंद्र सरकार सब्सिडी के रूप में 1012 करोड़ रुपए का भार उठाएगी। एक कॉलेज में औसतन कितने रुपए? 160 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। राज्य के महाराजगंज और शामली मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए निवेशकर्ताओं का चयन शुरू कर दिया गया
है। कहाँ कहाँ? महाराजगंज और शामली में। ठीक है मित्रों, महाराजगंज और शामली में कर दिया गया है शुरू। ठीक है, महाराजगंज में उपचार शुरू होने की संभावना। इसके अलावा शामली और मऊ में मेडिकल कॉलेज प्रक्रियाधीन हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अगला, ODOP की तर्ज पर वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड की तैयारी। क्या है? वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड। जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट था, वैसे ही वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड की तर्ज पर काम किया जा रहा है। उसे ज़रा समझते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड में क्या है? चर्चा में 9 दिसंबर 2022 को प्रदेश के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने जानकारी दी। प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की तर्ज पर वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड पर काम का फैसला किया गया है। इसमें होगा क्या? इसमें प्रत्येक जनपद में एक वेटलैंड को इको टूरिज्म के तहत विकसित किया जाएगा, जिससे पर्यटन के मानचित्र में इस वेटलैंड की खास स्थान मिल सके। इससे इको टूरिज्म का दायरा व्यापक होगा। सरकार इससे भी अभी तक जो वेटलैंड उपेक्षित स्थिति में है या जिन किसी पर ध्यान नहीं गया है, उनका कायाकल्प हो सकेगा। इसके साथ ही राजधानी लखनऊ के कुकरेल में प्राणी उद्यान शिफ्ट करने के लिए और नाइट सफारी जल्द शुरू होगी। प्रदेश सरकार ने 2023 में अंत तक कुकरेल जू एवं नाइट सफारी की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया है, जो लखनऊ चिड़ियाघर के अगला स्थापना दिवस कुकरेल में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, वन मंत्री ने 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के संबंध में वन विभाग को दिए गए 10,000 करोड़ के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रदेश में लकड़ी आधारित उद्योग की स्थापना के लिए जनपदवार लक्ष्यों को निर्धारण करने के निर्देश दिए हैं। और साथ ही काष्ठ कला बोर्ड की स्थापना के संबंध में चर्चा की गई है। उन्होंने बरेली में जू स्थापना की प्रगति की जानकारी ली। वहीं सांडी, नवाबगंज पक्षी विहार, सारनाथ डियर पार्क, इंदिरा गांधी वनस्पति उद्यान, रायबरेली के बेहतर प्रबंधन और सोसाइटी ट्रस्ट के गठन का प्रस्ताव जल्द ही उपलब्ध कराया जाएगा। कुल मिला के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की तर्ज पर वन डिस्ट्रिक्ट वन में एक वेटलैंड की बात की जा रही, जिससे इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट है हमारा अगला पॉइंट, पहचान से एक क्लिक पर खुलेगी माध्यमिक स्कूलों की कुंडली। एक कार्यक्रम शुरू किया गया है पंचपा, उसी में पंचपी में एक है पहचान। 11 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के जिला विद्यालय निरीक्षक रितु गोयल ने बताया, CBSE की तर्ज पर उत्तर प्रदेश बोर्ड के विद्यालयों की अलग पहचान बनाने के लिए सभी कॉलेजों की वेबसाइट बनाई जाएगी। इसे पहचान नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? पहचान। जिससे जैसे ही आप उस कॉलेज में की पोर्टल पर जाएंगे, पहचान पोर्टल पर, और उस कॉलेज का नाम डालेंगे, तो सारी कॉलेज से संबंधित जानकारियाँ, स्टाफ, कॉलेज में चल रहे कार्यक्रम, कॉलेज में चल रहे कोर्सेज के बारे में सारी सटीक जानकारी हमको मिल जाएगी। तो ये सारी जानकारी इस पहचान वेबसाइट के अंतर्गत मिलेगी। ज़रा देखते हैं क्या है। बताया रितु गोयल ने कि इसके तहत प्रदेश सरकार ने निर्देश पर बोर्ड के स्कूलों पर वेब पेज वेबसाइट पर पहचान नाम से अपलोड कर दिया है। इसका उद्देश्य लोगों को इनके क्षेत्र में स्कूलों के विषय में जानने पहचानने के अवसर देने के साथ ही उत्कर्ष योगदान के लिए प्रेरित करना भी है। स्कूलों के वेब पेज बनवाने का काम मुख्यमंत्री 100 दिन के कार्य योजना में भी शामिल था। अब उत्तर प्रदेश बोर्ड से जुड़े राजकीय सहायता प्राप्त वित्तविहीन स्कूलों की कुंडली एक क्लिक पर आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने बताया कि स्कूल से जुड़ी हर जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध है। स्कूल की मान्यता, एक का वर्ष, गूगल लोकेशन, जिला मुख्यालय से दूरी, सुविधाएं, छात्र शिक्षकों के आंकड़े, 5 साल की बोर्ड परीक्षा के आंकड़े, 10 साल का रिजल्ट और पंजीकरण की ग्राफ प्रस्तुति, स्कूल की उपलब्धियां, छात्रों के पंजीकरण सुविधा, महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधा, महत्वपूर्ण हाइपरलिंक आदि सूचनाएं उपलब्ध हैं। ठीक है, पोर्टल के प्रत्येक स्कूल की पहचान के रिपोर्ट कार्ड उपलब्ध है।
पहचान रिपोर्ट कार्ड को राज्य में जिले स्तर पर रैंकिंग की जानकारी भी दी गई है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रधानमंत्री ने गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का उद्घाटन किया। किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। कहाँ पर? गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का, ठीक है, उद्घाटन 11 दिसंबर 2022 को गोवा में 9वें विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस के समापन समारोह में मोदी ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का डिजिटल माध्यम से उद्घाटन किया। ठीक है, इसमें क्या है, इस समारोह में डिजिटल माध्यम से आयुर्वेद और होम्योपैथी 2 राष्ट्रीय आयुष संस्थान, गोवा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और दिल्ली में राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान का भी उद्घाटन किया गया है। दिल्ली में राष्ट्रीय होम्योपैथी और गोवा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, गाजियाबाद में का कमला नेहरू नगर स्थित राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान उत्तर भारत का सबसे बड़ा यूनानी अस्पताल है। यहाँ 200 बेड की सुविधा दी गई है। इस संस्थान में यूनानी पद्धति मरीजों का इलाज दिल्ली एनसीआर के लोगों में आने वाले समय में स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुविधा मिलेगी। इस संस्थान में 14 विशेषज्ञ चिकित्सक मरीजों का इलाज करेंगे। राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान के बनने से गाजियाबाद, हापुड़, नोएडा, बुलंदशहर, मेरठ जैसे शहरों से मरीज यहां आकर अपना इलाज करा सकेंगे। अस्पताल कैंपस में डॉक्टर और कर्मचारियों का रेसिडेंस भी बनाया जाएगा। ये है यूनानी हॉस्पिटल करीब 10 एकड़ जमीन पर 381 करोड़ की लागत से बना है। इसका शिलान्यास 2019 में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक और केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने किया था। ठीक है, इस संस्थान में बच्चों और महिलाओं के लिए पीकू नीकू अवार्ड वार्ड हैं। क्या हैं? पीको नीको वार्ड। संस्थान में 5 ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी विंग, MRI, CT स्कैन, ब्लड बैंक, डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी लैब। ठीक है, तो देखो मित्रों, यहाँ पे एक तो खोला गया अखिल भारतीय आयुर्वेद, क्या खोला गया है? अखिल भारतीय आयुर्वेद। दूसरा क्या खोला गया है? दूसरा खोला गया है राष्ट्रीय यूनानी, ठीक है, और ये खोला गया है राष्ट्रीय होम्योपैथी। ठीक है, अखिल भारतीय आयुर्वेद खोला गया है गोवा में। ठीक है, राष्ट्रीय यूनानी खोला गया है गाजियाबाद में और राष्ट्रीय होम्योपैथी खोला गया है दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में। ठीक है, यही तो है मित्रों, होम्योपैथी के 2 राष्ट्रीय अनुसंधान, आयुर्वेद और होम्योपैथी, दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा, इन सभी में OPD में मरीजों का इलाज होगा। 23 में यूनानी विधि से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। इस संस्था के 14 विभाग होंगे। इस पद्धति में परास्नातक की शोध की भी परीक्षा होगी। औषधि विकास, गुणवत्ता नियंत्रण, सुरक्षा मूल्यांकन, यूनानी विकास प्रथाओं का वैज्ञानिक सत्यापन केंद्रित रहेगा। संस्था श्रीलंका, ईरान, बांग्लादेश, उज्बेकिस्तान अन्य छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के साथ यूनानी पद्धति से प्रचार प्रसार भी करेगा। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट है हमारा, यमुना पार क्षेत्र में 624 करोड़, कितना? 624 करोड़ योजना स्वीकृत। 11 दिसंबर 2022 को केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने प्रेस वार्ता में बताया कि आगरा के यमुना पार क्षेत्र के निवासियों को पानी की समस्या खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने संयुक्त योजना हर घर जल के तहत यमुना पार क्षेत्र में पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने के लिए 624 करोड़ रुपए की कार्य योजना बनाई है। इसमें है क्या, जरा इसे समझते हैं। 2 भागों में विभाजित किया गया। पहला ट्रांस यमुना जोन है, जिसमें सीतानगर, सादरा, एतमदौला, प्रकाश नगर, नवलगंज, कचपुरा, पीला खार क्षेत्र शामिल हैं। वहीं दूसरा है ट्रांसपोर्ट यमुना जोन 2, जिसमें ट्रांस यमुना कॉलोनी, फेस 1, नारायज, नगला जामुनी, नगला रामबल, कालिंदी विहार, नाऊ की सराय, रवि नगर, फाउंड्री नगर और इस्लाम नगर भी शामिल हैं। ठीक है, 2040 तक जनसंख्या कितनी? 40
लाख हुई तो पानी की मांग 73 MLD होगी। वहीं अगर 2055 तक जनसंख्या 60 लाख हुई तो पानी की मांग बढ़कर 107 हो जाएगी। इस समस्या को समझते हुए क्षमता 80 MLD की क्षमता बढ़ाई जा सके। ठीक है, तो ये है हमारा अगला। उत्तर प्रदेश रोजगार देने में देश में अव्वल। ठीक है, उत्तर प्रदेश क्या हो गया, रोजगार देने में मित्रों अव्वल हो गया। डाटा आया है कहाँ से, जरा देखते हैं। ग्राम विकास विभाग द्वारा जारी महात्मा गांधी मनरेगा में किस में दे रहा है रोजगार अव्वल, मनरेगा में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराता है। रोजगार सृजन के तहत 26 लाख मानव दिवस पर मुकाबले 62 लाख दिवस सृजित किए गए और वित्तीय वर्ष 22-23 में 7,809 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय की गई। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट है अगला हमारा, इसी में 2022-23 के बजट में 97 करोड़ रुपए का वित्तीय लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में 5000 एकड़ में बनेगा नॉलेज स्मार्ट सिटी। कितने में, 5000 एकड़ में बनेगा क्या, नॉलेज पार्क स्मार्ट सिटी। जरा इसको देखते हैं क्या कह रहा है ये। 18 दिसंबर 2022 को सैन फ्रांसिस्को में ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल ने नॉलेज स्मार्ट सिटी के लिए एक MOU साइन किया है। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को बेस्ड सलोनी हार्ट फाउंडेशन ने राज्य वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और औद्योगिक विकास आयुक्त अरविंद कुमार की मौजूदगी में MOU साइन किया। वहीं ऑस्टिन यूनिवर्सिटी में उत्तर प्रदेश में नॉलेज स्मार्ट सिटी के तहत 35,000 करोड़ रुपए के निवेश MOU साइन किया गया। यह नॉलेज स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट 5000 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा। इसमें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों का समावेश है। गौरतलब है कि राज्य की योगी सरकार की राजधानी लखनऊ में 10 से 12 फरवरी के मध्य होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए 10 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों की 8 टीमों में 18 देशों के रोड शो और ट्रेड शो के जरिए निवेश आकर्षित के लिए भेजा गया है। इससे पहले स्वीडन कम्युनिटी ने उत्तर प्रदेश में गहरी दिलचस्पी दिखाते हुए 15,000 करोड़ निवेश का प्रस्ताव दिया था। प्रदेश निवेश में अलग अलग क्षेत्रों में विकास होगा ही, साथ ही इससे रोजगार भी बढ़ेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश निवेश करने वाली ये कंपनियां यहाँ फिल्म सिटी, रिटेल, टूरिज्म, वेस्ट मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में पैसा लगाने को तैयार हैं। ठीक है, इसके अलावा स्वीडन के अलावा कनाडा के वैंकूवर की टीम योगी को 1200 करोड़ रुपए के 6 MOU प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और इससे स्टॉकहोम रोड शो के दौरान बिजनेस टू बिजनेस, G2G यानी ग्लोबल टू ग्लोबल बैठकों में रक्षा, ग्रुप टू ग्रुप बैठकों में रक्षा, कपड़ा, वस्त्र और खाद्य प्रसंस्करण, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, नवीकरण ऊर्जा सहित अन्य क्षेत्रों में निवेश को लेकर भी चर्चा की गई है मित्रों। ओके, नेक्स्ट है हमारा उत्तर प्रदेश सरकारी अस्पतालों में भी खुलेंगे जेनरिक आधार के स्टोर। किसके, जेनरिक आधार के। जरा देखते हैं। 18 दिसंबर 2022 को जेनरिक आधार संचालक अर्जुन देशपांडे ने बताया, जेनरिक आधार के मेडिकल स्टोर प्रदेश की सरकारी अस्पतालों में भी खोले जाएंगे, जिससे ग्रामीण इलाकों तक जेनरिक दवाएं आसानी से पहुंच सकें। ठीक है, अर्जुन देशपांडे ने इस संबंध में योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की है। ठीक है, इसने बताया गया है कि 700 से तक लक्ष्य रखा गया, 1800 स्टोर चल रहे हैं, प्रदेश में 150 हैं और मुख्यमंत्री के बाद इन्हें बढ़ाकर कितने करने की बात की जा रही है, 700। ठीक है, उन्होंने बताया महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में जेनरिक आधार पर स्टोर चल रहे हैं, मरीजों को सस्ती दर पर उपलब्ध कराई जा रही है दवा। नेक्स्ट है हमारा IHRC का 63वां सत्र उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार में आयोजित कब हुआ, 18 से 19 दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार लखनऊ में भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति के 63वें सत्र का आयोजन किया गया। IHRC के 63वें सत्र का उद्घाटन दयाशंकर सिंह, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार परिवहन मंत्रालय, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 18 दिसंबर को किया गया। सत्र के दौरान
भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के संग्रह से मूल अभिलेखीय स्रोतों के आधार पर स्वतंत्रता की गाथा, ज्ञात और अल्प ज्ञात संघर्षों के नामक एक प्रदर्शनी भी उद्घाटन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 2 दिवसीय सत्र के पहले दिन उद्घाटन और व्यावसायिक सत्र पर अगले दिन शैक्षणिक सत्र का आयोजन किया गया। विद्वानों के आधार पर भारतीय इतिहास में 1600 ईस्वी के पश्चात मूल स्रोतों के आधार पर 24 शोध पत्रों के इतिहास के पहलुओं को शामिल किया गया है। भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति अभिलेखों के रचनाकारों, संरक्षकों, उपयोगकर्ताओं को स्थापना 1919 के अभिलेख प्रबंधन अधिनियम के ऐतिहासिक अनुसंधानों के लिए उपयोग से जुड़े भारत सरकार की सलाह देने के लिए की गई है। ठीक है, तो ये हैं समिति के 2 सहायक निकाय होंगे। एक समिति सत्रों के प्रस्तुत करने के अभिलेख के कागजात की जांच करेगी और दूसरी मित्रों क्या करेगी, सांस्कृतिक मंत्रालय सचिव काम करेगी। नेक्स्ट है हमारा वाराणसी बनेगा ODOP मॉल। क्या बनेगा? ODOP मॉल यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट मॉल कहाँ पे बनाया जा रहा है मित्रों? बनारस में। देखते हैं जरा, 4 मंजिला 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट मॉल बनाया जाएगा। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। ठीक है, बनारस के चांदपुर औद्योगिक संस्थान में करीब 2 एकड़ क्षेत्रों में फैले पार्क में ODOP मॉल बनाया जाएगा। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्या है जरा इसको समझते हैं। ODOP मॉल के शहर में होने वाले ट्रांसपोर्ट सुविधा मिलेगी। इससे बुनकरों सिलाव, माला, भाड़ा राहत मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सामाजिक प्रगति के में 31वें स्थान पर है उत्तर प्रदेश। कितने पर? 31। ये आर्थिक सलाहकार परिषद ने एक सामाजिक प्रगति सूचकांक जारी किया जिसमें उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है? 31वां स्थान मिला है। अगर हम इसके पैमाने या फैक्टर्स जानें तो क्या क्या फैक्टर्स हैं? 3 आयामों और 12 अवयवों के आधार पर किया गया है। जरा देखते हैं क्या क्या हैं। पहला आयाम बुनियादी मानवीय आवश्यकताएं यानी फंडामेंटल यूज्ड, 4 अवयव हैं। पोषण एवं बुनियादी चिकित्सा देखभाल, पानी और सफाई व्यवस्था, आश्रय और व्यक्तिगत सुरक्षा, ये बुनियादी मानवीय आवश्यकताएं हैं। दूसरा आयाम क्या है? कल्याण की नींव। दूसरा आयाम क्या है? कल्याण की नींव। इसमें क्या बताया गया है? 4 अवयव शामिल हैं। बुनियादी ज्ञान तक पहुंच, सूचना और संचार तक पहुंच, स्वास्थ्य और कल्याण और पर्यावरणीय गुणवत्ता, ये दूसरा आयाम है। तीसरा आयाम मित्रों क्या है उसे समझते हैं, जिसमें अवयवों के रूप में व्यक्तिगत अधिकारों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पसंद, समावेशिता और उन्नत शिक्षा तक पहुंच शामिल की गई है। ठीक है, तीसरा आयाम हो गया। चौथा आयाम क्या है मित्रों? इन तीनों आयामों को उत्तर प्रदेश प्रदर्शन में औसतन सामान्य ही रहा। केवल 2 आयाम पेयजल उपलब्धता और प्रधानमंत्री आवास योजना की शहरी आवास में राज्य ने बेहतर प्रदर्शन किया है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से प्रदेश पहले स्थान पर आने वाला उत्तर प्रदेश सामाजिक प्रगति सूचकांक के 16 पॉइंटों लेकर 31वें स्थान पर आया। इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन है? पांडिचेरी। कितने पॉइंट हैं? 99 पॉइंट हैं। और अंतिम स्थान पर झारखंड। कितने पॉइंट हैं? झारखंड 43.95 पॉइंट है अंतिम पायदान पर, 43.95। इंडेक्स की रैंकिंग में 6 स्तरों में बांटा गया है। इसमें सबसे पहला स्तर अति उच्च सामाजिक प्रगति, दूसरा उच्च सामाजिक प्रगति, तीसरा ऊपरी माध्यमिक मध्य सामाजिक प्रगति, चौथा निम्न माध्य सामाजिक प्रगति, पांचवा निम्न सामाजिक प्रगति और छठवां बहुत कम सामाजिक प्रगति। ठीक है, सामाजिक प्रगति में उत्तर प्रदेश 5वें निम्न सामाजिक प्रगति में स्तर पर पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश के साथ इस स्तर पर उड़ीसा और मध्य प्रदेश भी शामिल हैं। ठीक है, गौरतलब है प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद ने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेसिस इम्परेटिव के साथ भारत के राज्यों और जिलों के लिए सामाजिक प्रगति सूचकांक जारी किया है। यह रिपोर्ट 2015-16 के बाद से कुछ प्रमुख संकेतों में प्रदर्शन के बदलाव का मूल्यांकन करके भारत में सामाजिक प्रगति का व्यापक स्वरूप बताती है। ठीक है मित्रों, समझ में आया? नेक्स्ट है हमारा अगला रक्षा मंत्री सशस्त्र बलों के लिए लखनऊ में आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी कमांड अस्पताल के निर्माण की
मंजूरी दे दी है राजनाथ सिंह ने। कब दी मंजूरी? 22 दिसंबर 2022 को राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों के लिए आधुनिक मल्टी स्पेशलिस्ट कमांड अस्पताल निर्माण की मंजूरी दी। कमांड अस्पताल एक ग्रीन फील्ड बहुमंजिला अस्पताल और 780 मरीज बेड के साथ साथ 100 क्राइसिस एक्सपेंशन बेड के लिए तकनीकी सुविधा व्यवस्था है ताकि आपात स्थिति से निपटा जा सके। मध्य भारत में आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के निर्माण में सशस्त्र बलों का मनोबल बढ़ेगा और कर्मियों को वांछित क्या मिलेगी? सहायता मिलेगी। मौजूदा कमांड अस्पताल लखनऊ सशस्त्र बलों का सबसे व्यस्त अस्पतालों में से एक है, जो 22 सैन्य अस्पतालों, 2 वायुसेना अस्पतालों और 109 पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना पॉलिटेक्निक के तृतीयक देखभाल रेफरल अस्पताल हैं। ठीक है। इसके साथ साथ नेपाल में फैले 5 लाख से अधिक आश्रित ग्राहकों की देखभाल के लिए ज़रूरतों के लिए बिस्तर में हमेशा कितने प्रतिशत? 80% जगह हमेशा बनी रहेगी। मौजूदा अस्पताल में मरीजों की संख्या को देखते हुए रक्षा मंत्रालय ने 90 करोड़ रुपए के अनुमानित राशि एक विशेष परियोजना की मंजूरी दी है। कमांड अस्पताल लखनऊ योजना देश के लागू नवीनतम इमारत कोड अस्पताल नियमों के अनुरूप बनाई गई है। ठीक है। नेक्स्ट, इसके अलावा मैं बता दूं कि भारत सरकार या उत्तर प्रदेश में एक सैन्य अस्पताल और खोला जा रहा है, जो खोला जा रहा है कहाँ पर? जो खोला जा रहा है मित्रों मेरठ में। कहाँ पर मित्रों? मेरठ में खोला जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारी अगला CSRS CARI झांसी में NABL को मान्यता। क्या? NABL को मान्यता मिल गई है। क्या है? आयुष मंत्रालय ने केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद के तहत प्रमुख संस्थान और केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान झांसी को NABL आधिकारिक मान्यता मिल गई है। आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान झांसी CRS आयुष मंत्रालय के प्रमुख संस्थानों में से एक है, जिसमें अत्याधुनिक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, रसायन विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, फार्माकोग्नोसी, आयुर्वेद फार्मेसी, सेंट्रल हर्बेरियम, नेशनल रॉ ड्रग डिपोजिटरी और NRDR हैं। केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान झांसी के अलावा केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान दिल्ली को NBH की आधिकारिक मान्यता मिली है। केंद्रीय आयुर्वेद संस्थान दिल्ली NABH को आधिकारिक मान्यता प्राप्त करने वाला CCRAS के तहत पहला संस्थान है। नेक्स्ट क्या है हमारा? इस 2 CCRS संस्थानों के अलावा पंचकर्म के लिए राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान चेरुथुरुली थ्रेसर त्रिशूर केरल को भी अपनी नैदानिक प्रयोगशाला सेवाओं के लिए NBLM आधिकारिक मान्यता प्राप्त है। NIP केरल केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद आयुष मंत्रालय के संस्थानों में से एक है। उल्लेखनीय है कि NBHL भारतीय गुणवत्ता परिषद का मूल बोर्ड है, जिसकी स्थापना स्वास्थ्य सेवा संगठनों की मान्यता कार्यक्रमों को स्थापित कर उन्हें चलाने की गई है। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट हमारा क्या है? देश में पहली मुस्लिम महिला पायलट बनेंगी। कौन? मिर्ज़ापुर की सानिया मिर्ज़ा। कौन बनेगा? सानिया मिर्ज़ा। हाल ही में 22 दिसंबर को NDA की परीक्षा में 149वीं रैंक प्राप्त की है और फ्लाइंग विंग में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। NDA के पास आउट कर सानिया देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बन सकती हैं। ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 में यातायात विस्तार। क्या किया गया है? राष्ट्रीय जलमार्ग 1 में यातायात का विस्तार किया गया है। जरा इसको देखते हैं। 23 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय विशेष कार्यवाही सुधांशु पंत ने बनारस के सर्किट हाउस में जलमार्ग फर्स्ट को यातायात विस्तार में आयोजित ट्रेड मीट बताया है और सबसे लंबे जलमार्ग बनारस के डिब्रूगढ़ तक 2023 में मालवाहक जहाज़ों का संचालन भी शुरू कर देगा। ठीक है। और इसने बताया कि 24 घंटे सुगम सहायता जाएगी, नाइट नेविगेशन सिस्टम भी विकसित किया जाएगा। ठीक है। इसके साथ ही राष्ट्रीय जलमार्ग 1 से ज़्यादा उपयोग किए जाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार विभागों की सुझाव को लेकर जलमार्ग प्राधिकरण कार्य योजना तैयार करेगा।
बैठक में राज्य के पत्तन, पोत परिवहन, जलमार्ग मंत्रालय, मंडलायुक्त और कौशल राज शर्मा ने बताया कि विभिन्न प्रकार के अनाज बनारस में निर्यात होते हैं, जिसके लिए जलमार्ग के उपयोग जल्द ही दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अगला 236 करोड़ की लागत से बनेगा काशी इंटर मॉडल स्टेशन। क्या बनेगा? इंटर मॉडल स्टेशन बनेगा काशी रेलवे स्टेशन। जरा देखते हैं। 25 दिसंबर को रेलवे मंडल रेल प्रबंधक सुरेश कुमार सपारा ने बताया उत्तर प्रदेश बनारस में काशी रेलवे स्टेशन मेजर अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के लिए टेंडर जारी किया जाएगा और लगभग 336 करोड़ रुपए की परियोजना से काशी इंटरमॉडल स्टेशन बन जाएगा। सुरेश कुमार सपरा ने बताया कि इस परियोजना से काशी इंटरमॉडल स्टेशन बनने के साथ साथ यहाँ यार्ड रिमॉडलिंग, कॉम्प्लेक्स, होटल का निर्माण समेत कई कार्य किए जाएंगे। यहाँ टेक्नो फिजिबिलिटी सर्वे का काम पहले से ही पूरा हो गया है। अगले साल दिसंबर तक डीपीआर का काम भी हो जाएगा। इस परियोजना के पहले से दूसरे प्रवेश द्वार तक जोड़ते हुए कॉनकोर्स सिटी सेंटर भी बनने का उद्देश्य है। काशी स्टेशन में रोजाना करीब 10 जोड़ी ट्रेनें रुकती हैं। इस कायाकल्प से स्टेशन की छवि पूरी तरीके से बदल जाएगी और रेलवे स्टेशन का कायाकल्प 2.5 साल का समय लगेगा। ओके मित्रों, नेक्स्ट है हमारा उत्तर प्रदेश में 22 मेडिकल कॉलेजों में HMIS सेवा। HMIS क्या होता है? 26 दिसंबर 2022 को मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि ई सुश्रुत हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम EHMES सुविधा शुरू की जाएगी। ये किन किन मेडिकल कॉलेजों में, इसे समझें। इसकी शुरुआत SSPG IGH नोएडा, स्वदेशी मेडिकल कॉलेज एटा, फतेहपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, हरदोई, बस्ती, सिद्धार्थनगर, शाहजहाँपुर, अयोध्या, बहराइच, देवरिया, गाजीपुर, फिरोजाबाद, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, बदायूं, बांदा, जौनपुर, कन्नौज, जालौन और रिम्स यानी सैफई में की गई है। किसकी सुविधा? SSPV की सुविधा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि अगर मरीज के पास जांच रिपोर्ट नहीं है तो भी OPD में डॉक्टर ऑनलाइन रिपोर्ट देख सकेंगे और एक क्लिक से संबंधित मरीज की पूरी केस हिस्ट्री जान सकेंगे। अब तक यह व्यवस्था केवल SPGI KGMU लखनऊ लोहिया अस्पताल सहित 12 मेडिकल कॉलेजों में थी और अब कितनी हो जाएगी? 22 और मेडिकल कॉलेजों में हो जाएगी। ठीक है, यानी एक तरह से पूरा डाटा आपका डिजिटलीकृत कर दिया जाएगा। इन हॉस्पिटलों से अगर आपका इलाज चल रहा है और अचानक अगर आप पहुंच भी जाते हैं और आपके पास रिपोर्ट नहीं होती है तो ये सारी रिपोर्टें क्या होंगी? आपकी डायरेक्ट उसके एक क्लिक पर ही उसके सामने, डॉक्टर के सामने प्रस्तुत हो जाएंगी। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट है हमारा अब चोरी चोरा नाम से जाना जाएगा गोरखपुर का मुंडेरा बाजार नगर पंचायत। मुंडेरा बाजार नगर पंचायत का नाम क्या हो गया मित्रों? चोरी चोरा। 27 दिसंबर 2022 को गोरखपुर के SDM शिवम सिंह ने बताया गोरखपुर के मुंडेरा बाजार नगर पंचायत का नाम जल्द ही चोरी चोरा हो जाएगा। शासन के प्रस्ताव निर्णय लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नाम परिवर्तन को लेकर अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC जारी कर दी है। SDM शिवम सिंह ने बताया कि जंग आज़ादी के इतिहास में चोरी चोरा का नाम अमिट है। ठीक है, क्या है? अमिट है। तो इसी अमिटता को बनाए रखने के लिए, अमर रखने के लिए ऐसा किया गया है। नेक्स्ट क्या है? गौरतलब है तत्कालीन DM विजेंद्र पांडियन ने मुंडेरा बाजार नगर पंचायत का नाम बदलकर चोरी चोरा नगर पंचायत करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा था। SDM शिवम सिंह ने बताया मुंडेरा बाजार एक बाजार है जो चोरी चोरा से समाहित है। पहले सिर्फ मुंडेरा बाजार के मतदाता थे और कुल 11 वार्ड थे। कितने थे मित्रों? 11 वार्ड। नेक्स्ट है हमारा पहली बार इको टूरिज्म थीम पर आयोजित होगा गोरखपुर का महोत्सव। क्या है? 27 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के DFO विकास यादव ने बताया कि प्रदेश के लोगों को जंगल और पर्यावरण के महत्ता को समझाने के लिए वन विभाग पहली बार इको टूरिज्म की थीम पर गोरखपुर महोत्सव का आयोजन करेगा और 11 से 13 जनवरी 2023 तक इसका आयोजन किया जाएगा। DFO विकास यादव ने जंगल मैराथन के तहत 5 किलोमीटर तक बच्चों को सामाजिक संगठन सामान्य नागरिकों को जंगल के बीच घुमाया जाएगा। इस दौरान लोगों को जंगल के माहौल की जानकारी दी जाएगी। मैराथन देवरिया के बाईपास
सूबा बाजार के शुरू होकर विनोद भवन वन पर खत्म होगा। ठीक है मित्रों, तो ये क्या जाना जाएगा, गोरखपुर का इको टूरिज्म होगा। नेक्स्ट है हमारा, टाइगर के बाद अब लेपर्ड कैट सबसे बड़ा केंद्र बनेगा दुधवा नेशनल पार्क का। क्या है, 28 दिसंबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर के दुधवा नेशनल पार्क के निदेशक संजय पाठक ने बताया, दुधवा के दक्षिणी खीरी में जंगल में पाए जाने वाले लेपर्ड कैट को पहली बार वैज्ञानिक तरीके से गणना और उसके विशेष संरक्षण दिया गया है और 2 महीने पहले दुधवा में हुई वर्कशॉप के बाद अब राष्ट्रीय स्तर पर लेपर्ड कैट संरक्षण की दिशा में काम हो रहा है। दुधवा टाइगर बाघों को देखकर खासा अहमियत रखता है, ठीक है, और इसकी गणना संरक्षण में सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। लेपर्ड कैट और प्रजाति की संख्या पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। जानकारी के मुताबिक दुधवा में बिग कैट, फिशिंग कैट और लेपर्ड कैट समेत बिल्ली की प्रजाति पाई जाती है। लेपर्ड और फिशिंग कैट सामान्य बिल्लियों से आकार में बड़ी होती हैं और तेंदुओं जैसी धारियां धब्बे में नजर आती। नेक्स्ट है, साबरमती की तर्ज पर बनेगा अयोध्या में ग्रीनफील्ड टाउनशिप। 29 दिसंबर 2022 को मीडिया में जानकारी के अनुसार गुजरात के साबरमती की तर्ज पर ग्रीनफील्ड टाउनशिप बसाने की बात चल रही है। ठीक है, तो ये कहाँ बसाई जाएगी, ये मित्रों बसाई जाएगी कहाँ पर, ये बसाई जाएगी आपकी अयोध्या में। किसकी तर्ज पर, साबरमती की तर्ज पर। ओके, दूसरे अब इसके चरण क्या क्या हैं जरा इसे समझ लेते हैं। अयोध्या ग्रीनफील्ड टाउनशिप योजना के पहले चरण में 583 एकड़ के क्षेत्रफल बसने वाली योजना है। पहले चरण में 487 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। दूसरे और तीसरे चरण में 855 करोड़ एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इसके अलावा टाउनशिप व्यावसायिक क्षेत्र में पार्कों का इंतजाम किया जाएगा। विदित है, वैदिक सिटी की परियोजना का मानक अहमदाबाद गिफ्ट सिटी के आधार पर होगा। नव अयोध्या परियोजना के अंतर्गत हाईवे के किनारे स्थित गांव सभा सहनवाजपुर मांझा बरहट में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड टाउनशिप योजना वैदिक सिटी में कई तरह के बदलाव भी किए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, हिंदी संस्थान के 46वें स्थापना दिवस पर 70 साहित्यकारों का सम्मान किया गया है। कितने मित्रों, 70। 30 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान का 46वां स्थापना दिवस मनाया गया और वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर राम कठिन सिंह, कथाकार डॉक्टर सुधाकरण अदीब व संस्थान के निदेशक RP सिंह ने सभी श्रेणियों में 70 साहित्यिक पुरस्कारों को सम्मानित किया है। 26 वर्षों से अनवरत रूप से महाकाव्य विधा अथर्वा मैं वही वन हूँ के लिए भोपाल के आनंद कुमार सिंह को तुलसी पुरस्कार दिया गया। कविता संग्रह रामधरा पर पुनः पधारो के लिए शंकर सिंह को श्रीधर पाठक पुरस्कार से नवाजा गया। नाटक विधा की रचना काल पुरुष क्रांतिकारी वीर सावरकर के लिए गाजियाबाद के साहित्यकार जयवर्धन JP को भारतेंदु हरिश्चंद्र नामित पुरस्कार दिया गया। यात्रा वृत्तांत विधा का पुस्तक सपनों का शहर सैन फ्रांसिस्को के लिए नोएडा के साहित्यकार जयश्री पुरवार को अज्ञे नामित पुरस्कार दिया गया। उपन्यास विधा में कंथा पुस्तक के लिए बनारस के साहित्यकार श्याम बिहारी श्यामल को प्रेमचंद पुरस्कार दिया गया। बाइल साहित्यिक पुस्तक माँ कह एक कहानी के लिए गाजियाबाद के साहित्यकार श्रद्धा पांडे को सुर पुरस्कार से नवाजा गया। ठीक है, सियासत में सबक के लेखक यूपी के पूर्व DGP और भाजपा सांसद ब्रजलाल को आचार्य नरेंद्र देव को मिला। पत्रकारिता विधा की पुस्तक क्रोनोलॉजी इन कोविड-टून्स के लिए लखनऊ के पत्रकार हरिओम वाजपेयी को माधव को धर्मवीर भारती सर्जना का पुरस्कार दिया गया। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट है हमारा GIS ग्लोबल इन्वेस्ट समिट UP सीडा के हासिल किया 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव। 83,000 करोड़ रुपए का MOU साइन कर लिया गया है। ठीक है मित्रों, 83,000 का MOU क्या कर लिया गया है, साइन कर लिया गया है। जरा देखते हैं
राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण सीओ मयूर महेश्वरी ने बताया, यूपी सिडा के औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक प्रस्ताव निवेशकों को हासिल किए हैं। इनमें 83,000 करोड़ रुपए का MOU हस्ताक्षर किया गया है। यूपी सिडा के CEO मयूर महेश्वरी ने बताया, 10 से 12 फरवरी 2023 में लखनऊ में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान अंतिम रूप दिया गया। CEO मयूर महेश्वरी ने बताया, राज्य सरकार उत्तर प्रदेश की 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए और अग्रसर है और यूपी सिडा के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम का गठन किया और 22 जिलों में निवेशकों के उद्यमियों की बैठकों की दौरान करेगा। ठीक है, तो ये डाटा सेंटर तैयार किया जाएगा मित्रों। तो ये है आज का आपका क्या है, दिसंबर माह का करंट अफेयर मित्रों। किस माह का? दिसंबर माह का। इसके साथ ही आपके करंट अफेयर बहुत कम बचे हैं, क्योंकि जुलाई से दिसंबर तक यानी 4-5 करंट अफेयर और बचे हैं, लेकिन इससे पहले फरवरी, मार्च, अप्रैल का करंट अफेयर हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। तो आप वहां से उसे देखिए और अपना नोट्स पढ़ते जाइए, तैयार करते जाइए, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है और इस समय ज़्यादा रिलैक्स रहना, ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना और ज़्यादा बर्डन भी मत लेना और अपना पेपर बहुत अच्छी तरीके से करना। ओके मित्रों, धन्यवाद, फिर मिलेंगे। जय हिंद।